लोक निगम और विभागीय प्रणाली के बीच अंतर। कि लोक निगम और विभाग के अंतर क्या अंतर है। पहला जो पॉइंट दिया गया है, स्वायत्तता की मात्रा में अंतर, यानी किसको कितनी स्वतंत्रता दी गई है। लोक निगम को पूर्णतः स्वतंत्रता प्राप्त है, विभागों को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती। वैसे तो विभाग स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, परंतु कानूनी रूप से निगमों की भांति उनकी मांग नहीं कर सकते। निगमों पर सरकार का नियंत्रण विभागों की अपेक्षा कम रहता है, यानी विभाग तो सीधे मंत्रालय के अधीन होते हैं और मंत्री उनके ऊपर नियंत्रण रखता है और विभाग उनकी देखरेख के अनुसार ही काम करते हैं। क्योंकि अगर कोई विभाग सही तरीके से काम नहीं करेगा तो उस मंत्रालय के मंत्री को अपनी जवाबदेही संसद के अंदर देनी पड़ती है। लेकिन निगमों में ऐसी व्यवस्था नहीं है। निगमों की एक बार संसद किसी अधिनियम के तहत स्थापना कर देता है तो दोबारा संसद के अंदर निगमों की कोई जवाबदेहीता मंत्रालय को नहीं देनी होती। वो किसी मंत्री के अधीन नहीं होते, वो स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। निगम पर कार्यपालिका का सीमित नियंत्रण। तो जो विभाग है वो जो हमारी मुख्य कार्यपालिका है, यानी सभी मंत्रियों का एक मंत्रालय होता है। कोई किसी मंत्रालय का मंत्री है, कोई किसी मंत्रालय का मंत्री है। जैसे रक्षा मंत्रालय का मंत्री अलग है, शिक्षा मंत्रालय का मंत्री अलग है, स्वास्थ्य मंत्रालय का मंत्री अलग है और उनके विभाग उनके अधीन कार्य करते हैं। तो मुख्य कार्यपालिका उनके ऊपर सीधा पूर्ण रूप से नियंत्रण रखती है तथा पद सोपान के अनुसार कार्य चलता है। निगम के अंदर कोई पद सोपान नहीं होता। यहां व्यक्ति के द्वारा काम किया जाता है, कौन किस काम के लिए सही है उसके अनुसार वो काम करते हैं और मंत्रालय के अधीन कोई नहीं होते, क्योंकि संसद के द्वारा अधिनियम के तहत उनका निर्माण किया जाता है, इसलिए वो स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। विभाग के ऊपर कार्यपालिका का नियंत्रण होता है। तीसरा जो पॉइंट है, निगमों पर व्यवस्थापिका का भी सीमित नियंत्रण होता है, यानी विभागों को जो पैसा बजट के माध्यम से दिया जाता है तो उसी बजट के माध्यम से विभागों को अपने पैसे का खर्चा करना होता है। जैसे किस चीज के लिए कौन सा पैसा खर्च करना, उसी के आधार पर वो पैसा खर्च कर सकते हैं विभाग। लेकिन निगम को एक अधिनियम के तहत बनाया जाता है और उसी के अधीन वो पैसा दिया जाता है। आगे आने वाले वित्त वर्ष के अंदर वो ना तो उसकी जवाबदेही होती ना कुछ, वो अपना लॉस और प्रॉफिट खुद देखते हैं निगम, और अपने कर्मचारियों का वेतन भी खुद ही निगम व्यवस्था करते हैं। लेकिन विभागों के अंदर काम करने वाले कर्मचारी अधिकारियों को वेतन सरकार के माध्यम से मिलता है। वित्तीय प्रक्रियाओं में अंतर। तो जो निगमों की स्थापना की जाती है वो क्या है, वित्त का प्रबंध स्वयं करना पड़ता है। एक बार उनकी स्थापना कर दी और सरकार ने उनको पैसा दे दिया तो दोबारा सरकार ना तो उनसे पैसा लेती और ना पैसा देती। वो उसी पैसे के आधार पर वो अपना लाभ कमाते हैं, अपने कर्मचारी अधिकारियों के लिए वेतन की व्यवस्था करते हैं। लेकिन विभागों के अंदर ऐसा नहीं है, क्योंकि विभाग को वित्तीय शक्ति प्राप्त नहीं है। निगम को अगर किसी पैसे की जरूरत पड़े तो वो किसी और संस्था से पैसा उधार ले सकती है और
अपना पैसा किसी संस्था को उधार दे सकती है, लेकिन विभागों के अंदर ऐसा नहीं है। जो पैसा निगमों के माध्यम से कमाया जाता है, लाभ हो जाता है, तो उसको राजकोष में जमा नहीं कराने, वो खुद अपनी वित्त की व्यवस्था रखते हैं, अपने पास वो पैसा रखते हैं। लेकिन विभागों के अंदर जो पैसा बच जाता है वो पैसा आने वाले वित्त वर्ष से पहले खर्च करना पड़ता है। अगर वो खर्च नहीं करते तो वो राजकोष के अंदर चला जाता है, लेकिन निगमों के अंदर राजकोष में उनका पैसा नहीं जाता। कानूनी स्थिति के आधार पर अंतर, विभागों को राज्य का संरक्षण प्राप्त होता है। विभागों के विरुद्ध सारे अभियोग सरकार या राज्य के विरुद्ध अभियोग समझे जाते हैं। यानी विभाग अगर कोई गलत कार्य कर दे और जनता के कल्याण के लिए कार्य नहीं कर रहा तो उसकी जवाबदेहिता मंत्री को संसद के अंदर देनी पड़ती है। इसलिए कानूनी स्थिति के आधार पर उनके खिलाफ अभियोग, यानी अगर गलत निर्णय ले लिया तो सरकार का भी भंग होने का डर बना रहता है। लेकिन निगमों में ऐसी व्यवस्था नहीं है। वो अगर निगमों के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान हो जाता है तो वो अदालत के अंदर जाकर निगम के ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति निगम को हानि पहुंचाता है तो निगम उसके ऊपर अदालत के अंदर जाकर कानूनी कार्रवाई कर सकता है, मानहानि का मुकदमा कर सकता है। लेकिन विभाग ऐसा नहीं कर सकते। क्रय विक्रय के नियम के आधार पर अंतर वो कैसा है? विभागों के हेतु जो टेंडर दिए जाते हैं वो नियम के अनुसार दिए जाते हैं। कई बार अच्छी वस्तुएं भी प्राप्त नहीं होती विभागों को, क्योंकि जो टेंडर नियुक्त किए जाते हैं वो जो सबसे कम रेट पर विभागों के अंदर काम करेगा, यानी जैसे फर्नीचर से संबंधित काम फर्नीचर बनवाने हैं, लाइट का प्रबंध कराना है, तो वो टेंडर के माध्यम से ही उनको ठेका दिया जाएगा। लेकिन निगमों के अंदर अपनी औपचारिक बातों के अनुसार ही वो कार्य दे सकते हैं, यानी वहां लिखित कोई नियम नहीं है। वहां जो मैनेजमेंट है वो अपने किसी व्यक्ति को वो ठेका दे सकते हैं, लेकिन विभागों में ऐसा नहीं है। उनको तो कानून के तहत कार्य करने पड़ते हैं और कानून के तहत ही खर्चा करना पड़ता है कि किस विभाग को कितना खर्चा करना है। लेकिन निगमों के अंदर ऐसा नहीं है। निगम अपनी मर्जी से ज्यादा खर्चा करो या कम खर्चा करो। कर्मचारियों के संबंध में अंतर, यानी जो विभागों के अंदर कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है फिर उनकी प्रमोशन होती है। जो प्रमोशन होती है वो वरिष्ठता के आधार पर होती है विभागों के अंदर। जिसको जितना लंबा समय विभाग के अंदर कार्य करते हुए होगा वो सीनियर हो गया और उसको प्रमोशन यानी पदोन्नति दी जाती है। लेकिन विभागों के अंदर वरिष्ठता के आधार पर न होकर योग्यता के आधार पर जो निगम के लिए ज्यादा से ज्यादा योग्यता के अनुसार काम करेगा उसको निगम के अंदर प्रमोशन दी जाती है। यानी जिसको जो टारगेट दे दिया वो टारगेट पूरा करना है। जैसे बीमे करने हैं तो बीमा करने की इसमें इस व्यक्ति को इतने बीमे करने, इसको इतने भी, जो ज्यादा से ज्यादा बीमे करेगा उसको प्रमोशन मिल जाएगी योग्यता के अनुसार, क्योंकि वो योग्य है और योग्य होगा तो उसको प्रमोशन मिल जाएगी, अदरवाइज वो प्रमोशन नहीं मिलेगी। लेकिन विभागों के अंदर जो वरिष्ठ होगा, काम नहीं देखा जाता, वहां योग्यता नहीं देखी जाती, वहां देखी जाती है सीनियरिटी, कौन कितना सीनियर है उसको प्रमोशन देने का काम करते हैं। लेखा परीक्षण की विधियों के आधार पर अंतर, वो कैसे है? लेखा परीक्षण के आधार पर विधियों का अंतर कि विभागों के अंदर जो पैसा खर्च किया जाता है वो कैसे खर्च किया जाता है। जो लेखा परीक्षण किया जाता है, उनका ऑडिट किया जाता है विभागों का, वो ये देखता है कि इस वित्त वर्ष के अंदर इस विभाग को जो पैसा दिया गया था, जिस वस्तु पे खर्च करना था, जिस आधार पर खर्च करना था, उस आधार पर खर्च किया गया है या नहीं किया गया है। तो उसकी जांच पड़ताल ऑडिट के माध्यम से देखता है। अगर वो गलत तरीके से वो पैसा खर्च करता है तो उसकी कार्रवाई
और उसकी जवाबदेही संसद के अंदर मंत्री को देनी पड़ती है। इसलिए कानून के तहत रहकर और वित्त वर्ष के अनुसार जो पैसा दिएगा उसी के अनुसार और उसी वस्तु पर खर्च करना पड़ता है। लेकिन इसमें निगमों का लेखा परीक्षण कैसे होता है? निगमों का लेखा परीक्षण ये देखते हैं ऑडिटर कि इस निगम ने, जो भी निगम सरकार के माध्यम से सरकार के अधिनियम के तहत बनाया गया है, उसने उस वर्ष में कितना तो लाभ हुआ है या कितना नुकसान हुआ। उसमें यह नहीं देखा जाता कि इसने इतना पैसा खर्च करना था और इतना टैक्स लगाना था, नहीं, वहां यह देखा जाता है कि इसने इस वर्ष में कितना तो प्रॉफिट लिया है या कितना नुकसान किया है, ये ऑडिट किया जाता है। वहां यह नहीं देखा जाता कि किस काम के लिए जो पैसा दिया है वो सही यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। राजनीतिक दबाव के आधार पर अंतर, यानी राजनीतिक दबाव, विभागों का जो है उसके ऊपर सरकार का नियंत्रण होता है और राजनीतिक तौर पर उनके ऊपर कर्मचारियों पर और अधिकारियों पर राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत ज्यादा होता है और अपने इच्छा के अनुसार मंत्री वहां कार्य करवाने चाहते हैं, अपने चहेतों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन निगम काम करने के लिए स्वतंत्र है, वहां क्या है कि जनता का कल्याण भी हो और निगम को प्रॉफिट भी हो यानी लाभ भी हो, इसलिए वहां राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होता। विभागों के अंदर राजनीतिक हस्तक्षेप ज्यादा से ज्यादा होता है।